आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अंधेरा, ये शब्द सुनते ही या अपने आसपास अंधेरे को देखते ही मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक घने अंधेरे रात में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं पाया और न ही अपने जीते जी कभी भुला पाऊंगा। और उसी अंधेरे रात ने मेरे दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ दी कि मैं आज भी रात को अकेले कहीं नहीं जाता। असल में मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों मैं शहर के एक ऑफिस में काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक की होती थी। घटना आज से काफ़ी सालों के पहले की होने के कारण उस समय गांव से शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था। आमतौर पर लोग साइकिल या फिर पैदल ही शहर आना जाना किया करते थे। मेरी नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे जिस कारण मेरे पास साइकिल नहीं था। मैं पैदल ही शहर आना जाना किया करता था। मेरे घर से ऑफिस लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे पैदल आने जाने में अच्छा खासा समय लगता था। खैर, रास्ते के सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा थी, तो मुझे रात के वक्त आने में उतनी परेशानी नहीं हुआ करती थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए सोकर उठा तो सुबह से ही आसमान पर काले बादलों ने अपना डेरा जमा रखा था। उठते ही आसमान पर चारों तरफ छाए काले बादलों को देखकर एक बार तो मैंने सोचा कि आज काम से छुट्टी ले लेता हूँ, मगर ये सोचते ही मुझे बॉस की कल वाली बात याद आ गई। कल बॉस ने मुझसे कहा था कि कल वो नहीं रहेंगे और ऑफिस का सारा काम धाम मुझे ही देखना पड़ेगा, तो मैं आज छुट्टी कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद उदास मन से मैं निकलने की तैयारी करने लगा। नहा धोकर नाश्ता करके ठीक 8 बजे मैं अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकला और ठीक 1 घंटा पैदल चलने के बाद 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में बॉस ना होने के कारण ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना था। साथ ही साथ उस दिन ऑफिस में काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो सारा काम ख़त्म करते करते रात के 7 बज गए। सारा काम ख़त्म करके जब मैं घर जाने के लिए ऑफिस के गेट पर आया तो बाहर का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी मायूस हो गया, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश को देखकर मैंने गेट के पास बैठे दरबान से कहा, अरे काका, बारिश कब से हो रही है? तो मेरी बात सुनकर दरबान काका ने कहा, बाबू साहब, लगभग 1.5 घंटे से बारिश हो रही है। काका के मुंह से ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा मायूस हो गया, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आना जाना करता था वो रास्ता कच्चा था, तो 1.5 घंटों से बारिश होने का मतलब रास्ते में सभी जगह कीचड़ और पानी जम गया होगा। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़े खड़े बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा, मगर बारिश लगातार बरसे जा रही थी। सुबह से ही मौसम का हाल देखकर मैं अपने साथ छाता लेकर आया था, मगर बारिश इतनी तेज थी कि मेरा छाता उस मूसलाधार बारिश का सामना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं छाता होने के बावजूद भी बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा था। और ठीक आधे घंटे बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई, तो इसी का फ़ायदा उठाकर मैं फटाफट से छाता खोलकर ऑफिस से बाहर निकला और दरबान काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाहर का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही काफ़ी देर से बारिश होने के कारण बिजली भी गुल थी, तो माहौल और भी ज़्यादा अंधकार में डूब गया था। खैर, मैं किसी तरह अपने छाते को संभालता हुआ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा, तो हर बार की तरह ही किशोरी काका की चाय की दुकान खुली हुई थी। मैंने हर रोज़ घर जाते समय उनकी दुकान पर चाय पीकर जाता था,
मगर उस दिन मौसम का हाल देखकर मुझे चाय की दुकान पर रुकना ठीक नहीं लगा। लेकिन शायद मौसम को और मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था, क्योंकि दुकान के आगे से एक कदम बढ़ाते ही झिमझिमाती बारिश ने वापस से मूसलाधार का रूप ले लिया, वो भी इतनी तेज कि मेरा छाता वापस से बेकाबू सा होने लगा। लिहाजा मुझे बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान का सहारा लेना ही पड़ा। मैं दौड़कर किशोरी काका के चाय की दुकान के शेड के नीचे चला गया, तो शेड के नीचे खड़े होते ही किशोरी काका ने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने को दिया और मैं भी बारिश के इस मौसम में गर्मा गर्म चाय की लुत्फ उठाने लगा। दुकान के शेड के नीचे खड़े खड़े 2 घंटे बीत गए, मगर बारिश अभी भी रुक नहीं रही थी कि तभी किशोरी काका ने कहा, विक्रम, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी, मैं भी अब दुकान बंद करूंगा। किशोरी काका की बात सुनकर मैंने अपनी नज़र घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। अब किया भी क्या जा सकता था, मुझे बारिश में भीगते हुए ही घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद मैं किशोरी काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, तो मेरे दुकान से निकलते ही किशोरी काका ने झट से दुकान बंद कर दिया। अब दूर दूर तक पूरे माहौल में मैं अकेला ही रह गया था। गांव के रास्ते पर अंधकार तो इतना फैला हुआ था कि मुझे अपने हाथ तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। साथ ही सुनसान माहौल में झिमझिमाती बारिश मुझे एक ऐसा अनुभव करा रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक बच्चा पीछे से दौड़ता हुआ मेरे आगे आ गया। तो उस बच्चे को इतनी रात गए बारिश में इस सुनसान रास्ते पर भीगता देख मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि भला ये बच्चा इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। तो इस पर मैंने उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुम इतनी रात गए इस बारिश में क्या कर रहे हो? मगर मेरे सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा इसी सवाल को उस बच्चे से पूछा, लेकिन इस बार भी उस बच्चे के कान में जूं तक ना रेंगी। तो इस बार मैं आगे बढ़कर उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, तो उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि उस बच्चे का शरीर बर्फ के समान ठंडा था। मगर यह कैसे हो सकता है? किसी इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चा अचानक मेरी ओर मुड़ा। तो मेरी ओर मुड़ते ही उस बच्चे का चेहरा देखकर मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। इतना सब देखने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि भूत है और अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने लगा। मैं अपनी मौत को अपने पीछे पाकर काफ़ी रफ्तार से भागे जा रहा था। भागते भागते मैंने अपनी नज़र एक दफ़ा पीछे घुमाई तो पीछे वो शैतान हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अब मैं अपने जीने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने हवा में उड़ते हुए मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मैं हिल तिलक नहीं पा रहा था कि तभी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर वाले वहाँ आ गए। तो मेरे घर वालों के आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, जिस कारण आसमान का रंग भी एकदम काला पड़ चुका था
और हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी कम हो गया था। दरअसल आज शाम को चाचा जी का कॉल आया था। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, पवन, दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पापा के साथ जल्दी यहाँ पहुँचो। चाचा जी की बात सुनने के बाद मैंने सारी बात पापा को बताई, जिसके बाद मैं और पापा कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल के सीट पर बैठे पापा ने कहा, और 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पापा खिड़की से बाहर देखने लगे। दादाजी की तबीयत बिगड़ने की खबर को सुनकर पापा काफ़ी टेंशन में थे और गांव पहुंचने की जल्दी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वापस से चाचा जी का कॉल आया। चाचा जी का नंबर देखते ही मैंने कार को रास्ते के किनारे पर रोका और फ़ोन उठाया तो चाचा जी ने कहा, पवन, तुम लोग कहाँ पर हो अभी? इस पर मैं बोला, हम लोग बस कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं। जिस पर चाचा जी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, दादाजी अभी पहले से थोड़े ठीक है। चाचा जी से ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने ये बात पापा को बताई तो उनका भी टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिसके बाद मैं कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। करीब 2 घंटा कार चलाने के बाद हम उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से दाहिना रास्ता हमारे गांव की ओर जाता था। मैंने कार को दाहिना मोड़ लिया और हम लोग गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं करीब 5 सालों के बाद गांव जा रहा था, मगर खिड़की से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था कि 5 सालों में कुछ बदला ही ना हो। वही जंगल से घिरे कच्चे रास्ते, जिसके दोनों ओर घने लंबे पेड़। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे कार की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी कार की हेडलाइट रास्ते के बीचों बीच गिरे एक साइकिल पर गई। वो साइकिल रास्ते पर इस कदर पड़ी हुई थी कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती थी। मैंने कार को उस साइकिल के पास रोक दिया और पापा से कहा, पता नहीं किसकी साइकिल है जो रास्ते के बीचों बीच ऐसे फेंक कर चला गया, रुकिए मैं उतर कर साइड करता हूँ। जिस पर पापा ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर जाना। पापा के बोलने के बाद कार का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला और उस गिरे हुए साइकिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कार के बाहर इतना सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरे चलते कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं उस साइकिल के पास गया तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल साइकिल से थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से काफ़ी खून निकल रहा था। मैं भागकर पापा के पास आया और पापा को पूरी बात बताई, जिसके बाद पापा भी कार से बाहर निकले और हम दोनों उस गिरे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर पापा ने कहा, अरे पवन, कहाँ कोई आदमी है? जिस पर मैंने कहा, अभी तो वो आदमी यहीं पर गिरा हुआ था। जिस पर पापा ने कहा, जरूर तेरा कोई वहम होगा, साइकिल साइड करके आगे बढ़ते हैं। मैं भी अब उस बात पर उतना ध्यान ना देकर रास्ते के बीचों बीच गिरे हुए साइकिल को साइड करने लगा और कार को आगे बढ़ा दिया। मगर कहीं ना कहीं मेरे जहन में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस आदमी को रास्ते के किनारे अपनी आंखों से देखा था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी हमारी कार की डिग्गी में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई अंदर से हमारी कार की डिग्गी को बजा रहा हो। मैं झट से कार को एक साइड में रोका
और पापा के साथ कार से नीचे उतरकर पीछे गया तो वो आवाज़ और जोर हो गई। अब मैं थोड़ा सहम गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं डिक्की खोलकर देख सकूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी पापा ने एकदम से डिक्की खोल दिया, जिसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल डिक्की के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मगर हमारी डिक्की में इतना सारा खून आया तो आया कैसे? अब हम दोनों को लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम दोनों और बाहर ना रुककर कार के अंदर आए और कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी मैं कार भगा ही रहा था कि तभी काफ़ी तेज चल रही कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जैसे ही खिड़की की ओर देखा तो मैं डर से कांपने लगा। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी। दरअसल खिड़की पर एक खून से सना हुआ हाथ था जो बार बार खिड़की को पीटे जा रहा था। मैं जैसे ही उस हाथ को दिखाने के लिए पापा की तरफ मुड़ा तो मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो अभी अभी मेरे बगल में ही थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी पीछे वाली सीट से एक आवाज़ आई, आज तुम लोगों को मारकर मेरा बदला पूरा होगा। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते के किनारे जख्मी हालत में देखा था। मगर अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। मैं जल्दी से कार से निकलकर बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी शक्ति ने दरवाजे को जकड़ कर रखा हो। अभी मैं भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और घसीट कर मुझे कार से बाहर ले आया और एक भारी सी आवाज़ में बोला, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वो शैतान मेरा गला काफ़ी ज़ोर से दबाने लगा। मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था कि तभी दूर से मुझे एक बाइक आती दिखी। उस बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे पर पड़ते ही वो शैतान कहीं गायब हो गया। फिर वो बाइक मेरे पास आई तो उसमें मेरे चाचा जी थे। चाचा जी मुझे देखकर ही समझ गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर चाचा जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। जिस पर मैंने कहा, चाचा जी पापा कहाँ हैं? जिस पर चाचा जी ने कहा, पापा काफ़ी पीछे ही छूट गए हैं। उस शैतान के छलावे के कारण तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा कार में हैं। जिसके बाद मैं और चाचा बाइक पर बैठकर उस जगह पर पहुँचे जहाँ पापा को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस शैतान ने ये क्यों कहा कि मुझे मारकर ही उसका बदला पूरा हो जाएगा। मैंने चाचा जी से जब पूछा तो चाचा जी ने बताना शुरू किया, पवन, तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम गांव आए थे तो वापस घर लौटते वक्त तुमने एक साइकिल सवार आदमी को इसी रास्ते पर अपनी कार से धक्का मार दिया था। उस समय तो उस आदमी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर गया। और आज भी तू जब गांव के रास्ते वापस लौट रहा था तब उसी आत्मा ने तेरे साथ शायद बदला लिया। भला तो इस बात का कि मैं समय पर आ गया। चाचा जी की पूरी बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो आदमी कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।